All right, today we are going to discuss our next American writer, American poet, novelist. It's a renowned, you can say, voice of America, and particularly he wrote, you can say, plenty of things about his life. सिल्विया प्लाथ, अगर ओवरऑल एज को देखें तो आप अंदाजा कर सकते हो कि she could live on this earth, on this planet earth, some 30-31 years जो है ये मौजूद रही। लेकिन इस दौरान इसने इसकी जो पोइट्री है उसने नेचुरली दुनिया को एक तरह से, मतलब जो है उसके मैसेज ने दुनिया को एक तरह से हलाया भी, और खास तौर पर एक ऐसी वॉइस नजर आई जो कि अपनी शख्सियत को, अपनी जात को मनवाने की स्ट्रगल करती रही। अनफॉर्चुनेटली प्लाथ ने 31 वर्ष की उम्र में खुदकुशी की, एंड इट हैपेंड ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन विद हिज लाइफ, जो उसकी जिंदगी में डिससैटिस्फैक्शन थी उसकी वजह से। एंड टू योर सरप्राइज कि इसके दो बच्चे थे, फ्रेडा और निकोलस। फ्रेडा बेटी जो थी वो बड़ी थी, और निकोलस जो बेटा जो था वो फ्रेडा से छोटा था। एंड अनफॉर्चुनेटली द मैन आल्सो डाइड इन ऑस्ट्रेलिया बाय सुसाइड। इसका जो बेटा जो था, he also followed his mother's footsteps, और ये कुछ सालों पहले, कुछ डेकेड्स पहले जो है वो भी खुदकुशी से इंतकाल कर गया। इसकी जो बुक थी जो 1965 में पब्लिश हुई आफ्टर हर डेथ, इसने लिटरेरी वर्ल्ड को एक तरह से, मतलब मैं पहले भी आपको कह रहा था कि इट एस्टोनिश्ड द लिटरेरी वर्ल्ड। और इसका जो वॉल्यूम था बुक्स का, इट वाज एरियल। ये बेस्ट सेलिंग वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री जो इंग्लैंड और अमेरिका में 20th सेंचुरी में पब्लिश हुआ, ये उनमें से एक था। सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के प्लैथ जो है, she was a vibrant voice of 20th century American poetry. इसकी शादी renowned British poet Ted Hughes से हुई, but unfortunately जो इन दोनों के जो हस्बैंड एंड वाइफ के जो ताल्लुकात थे कि अच्छे ना रहे, और उन ताल्लुकात की खराबी भी एक तरह से इसकी जिंदगी में सुसाइड की वजह बनती है। सिल्विया के जो माँ बाप थे वो जर्मन इमिग्रेंट पेरेंट्स थे। इसके वालिद जो थे वो
स्पेशलाइज थे बायोलॉजी में, और खास तौर पर ओंटोलॉजी, जो बीस के एक्सपर्ट्स हैं, जो इंसेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, उनमें इसके वालिद का शुमार होता था। सो हम लोग जो है वो यहां पर ये बात जो है वो भी देखते हैं कि सिल्विया को बचपन ही से अपने वालिद से शदीद मोहब्बत रही। वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में मतलब जो थे वो बायोलॉजी के मतलब जो है वो प्रोफेसर रहे, पढ़ाते रहे। और ये बंदा 1940 में इंतकाल कर जाता है। अपनी पर्सनालिटी में ही वॉज अथॉरिटेरियन पर्सन हु एक्सर्ट हिज पर्सनालिटी। और अथॉरिटेरियन यू कैन अंडरस्टैंड एज वेल कि जो मैनली सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, कि जिसमें पावर जो है वो मर्दों के पास होनी चाहिए। द मैन डाइड बिकॉज ऑफ डायबिटीज, और उस वक्त सिल्विया की उम्र जो थी वो महज 8 साल थी। अब ऐसी शक्ल में इसकी मां को, ऑरेलिया प्लाथ, इसको दो नौकरियां करनी पड़ी ताकि सिल्विया और उसका भाई जो वैरन था वो उनको पाल पोस सके, उनकी परवरिश कर सके। लेकिन प्लाथ अपनी डायरी में अपनी मां से नफरत करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि शी वॉज एंगेज्ड इन फाइनेंसेस, ताकि वो अपनी खानदान को पाल पोस सके। तो इसकी वजह से जो है सिल्विया प्लाथ जो है वो एक तरह से मतलब जो है वो नफरत करती हुई दिखाई देती है अपनी मां से, कि उसने इसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया। बट वी कैन अंडरस्टैंड एज वेल कि एक औरत जो अपने बच्चों को पाल रही हो, उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर रही हो, वो क्यों कर अपने बच्चों के लिए वक्त उस तरह से वक्त देगी। इसी वजह से इसको अपने वालिद के साथ मोहब्बत तो रही, लेकिन वो अपने बाप को उसकी मौत का जिम्मेदार समझती थी। यानी कि उसका बाप जो था वो अपनी ही मौत का वो सिल्विया समझती थी वो जिम्मेदार था, just because of his careless attitude. And according to her version or according to her opinion, उसने भी एक तरह से सुसाइड ही किया था। नो डाउट उसकी डेथ डायबिटीज की वजह से होती है, लेकिन सिल्विया ये समझती थी कि जब केयर नहीं की और उस केयरलेस एटीट्यूड की वजह से जो मौत का कारण है वो डायबिटीज कम और बाप की जो केयरलेसनेस है वो ज्यादा है। जब आप इसकी लाइफ की बात करते हैं एज अ स्टूडेंट लाइफ की, तो सिल्विया प्लाथ, इट्स बियॉन्ड एनी डाउट कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट रही, मॉडल स्टूडेंट, और उसने स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही कई प्राइजेस और स्कॉलरशिप जीती। अब सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि ये कॉलेज के अंदर जो है, जो स्मिथ कॉलेज में इसका 1950 से 1955 तक का जो टेन्योर रहा, वहां पर भी इसने मतलब अच्छा नाम कमाया। सो ये जो उसकी लाइफ है जो हमें नजर आती है
जो मैंने ब्रीफ आपके साथ इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन सिर्फ सिलसिला यहां तक नहीं था, बल्कि शी वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल वॉइस in poetry of 20th century. Yes, reader please, Sylvia Plath, introduction. Sir, can I read? Yes. Sylvia Plath, introduction. Sylvia Plath was born in Boston on 21st November 1932 as the daughter of German immigrant parents. And I told you people के इसके वालिदैन जो थे वो German जो थे वो immigrants थे and they were settled down in America. जी. Her father was the professor of biology at Boston University and had specialized in bees. हाँ, bees, ontology या जो हनी बीज हैं उसके ऊपर इसका बाप जो था वो एक्सपर्ट था। तो नो डाउट खानदान जो था वो लिटरेरी मतलब पढ़ा लिखा खानदान था जिससे इसका ताल्लुक था, तो नेचुरली इसके अंदर भी वो टेंडेंसी मौजूद थी। जी। Her father was quite a stubborn person who had no good relations with his kith and kin and even didn't care अथॉरिटेरियन पर्सन, स्टबर्न पर्सन के तौर पर भी मतलब ये माना जाता है कि जिसके अपने जो यू कैन से फैमिली मेंबर्स थे उनके साथ भी कुछ इसके अच्छे संबंध नहीं थे, अच्छे ताल्लुकात। राधा ये बंदा लिए दिए वाले अंदाज के साथ मतलब जी रहा था, तो और ये ज्यादा कुछ अपनी हेल्थ के मुताल्लिक भी मतलब मैं पहले भी बता रहा था कि ये केयरलेस था। दैट्स व्हाई सिल्विया प्लाथ का जो एटीट्यूड है अपने फादर के हवाले से इज क्वाइट एप्रीहेंसिव। और इसका बाप जब ये सिर्फ 8 साल की थी उस वक्त इंतकाल कर जाता है। जी। He didn't care about the disease diabetes and died in 1940. Sylvia's mother was a hardworking woman, but after the death of her husband, she had to do 2 jobs and hence could not pay attention to her family. This affected Sylvia. That's why we do observe कि जिससे सिल्विया अब जो है वो एक सेंसिटिव चाइल्ड, right? Rather I must say you people the oversensitive child. So she was in need of care ताकि जो इसके इर्द गिर्द लोग हैं उसको ग्रूम करके रखे, वो इसको नरिश करे, इसको नर्चर करे। यानी इसके एटीट्यूड में आगे जाके भी बात आएगी कि she was narcissist by her attitude. Narcissist, the person who loves his body, the person who loves his flesh and bones, जो अपने जिस्म के एक एक हिस्से से और उस पर पहुंचने वाली कोई तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नार्सिसिस्ट जो है वो फिर इगोइस्टिक भी है, वो सेंसिटिव भी है, और नार्सिसिस्ट साइकोलॉजिकली दूसरों की जो नजरे इल्तफात है, जो दूसरों की जो एडमायरेशन है उसको बहुत ज्यादा चाहिए। और नो डाउट ये जो इसका एटीट्यूड था ये ऑलमोस्ट मतलब जो है वो इसके बचपन ही से इसके अंदर मौजूद था। तो जब बाप के मरने के बाद मां को जब मतलब जो है वो इसकी नीड्स और इसके भाई की नीड्स को पूरा करने के लिए जब जो है वो जो इंगेज होना पड़ा जॉब्स के अंदर, तो इससे सिल्विया प्लाथ जो है वो अफेक्ट होती है और वो अपने आप को महसूस करती है that she herself ignorant and hence disliked her mother, कि वो इग्नोर हो रही है, she has been ignored. I must not say कि she started considering herself
ignored person, not ignorant but ignored, and hence disliked her mother. और वो अपनी माँ से भी इसी बात के ऊपर जो है वो नफरत करती हुई दिखाई देती जी। As a student, she was quite brilliant but often remained depressed because she was always wanting to come up the expectations of the people which she always could not. Good now, as a student, quite brilliant, जो आप टॉप के ज़हीन तरीन लोग समझते हैं, ये उनमें से मौजूद थी। मुझे यहां पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बात याद आ रही है जो कहता है कि हैप्पीनेस इज अ रेयर थिंग अमंग इंटेलिजेंट पीपल। हैप्पीनेस इज अ रेयर थिंग अमंग इंटेलिजेंट पीपल। तो अब आपको ये अंदाजा होगा या आपको ये समझ आना चाहिए कि she was extraordinary intelligent, quite brilliant, but she was depressed because she always wanted to come up to the expectations of the people which she always could not। कि जैसा मतलब नार्सिसिस्ट बंदे की एक ये ब्यूटी है कि एक तो लोग जो है वो लोगों की जारी सी बात है अपनी ओपिनियन होती है और लोग जो है वो अपनी ओपिनियन के साथ चलते हैं, जबकि नार्सिसिस्ट जो है वो सर्टिव होना चाहता है, वो चाहता है उसकी बात सुनी जाए। ऐसे में एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमें यहाँ एक ऐसी सूरत हाल का भी मतलब सामना करना पड़ा, मतलब सिल्विया प्लाथ की लाइफ के वाले से जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ जब इसको पढ़ते हैं तो ये मतलब अपनी जिंदगी में डिससैटिस्फाइड भी रही because she wanted to come up to the expectations of the people but she could not because उसकी जो idiosyncratic ideals थे, जो values थी, वो बड़ी hurdles बन रही थी। जो उसकी मतलब अपनी assertion जो will जो थी उसको apply करना जो था वो एक बहुत बड़ा जो था वो एक hurdle का सबब था जी। Her poetry is also an evidence of the contradictory aspect of her life, sometimes happy and sometimes sad, sometimes wanting to live and sometimes die. Thus causing confusion। कीजिएगा कि ये जो मूड है हैप्पी सलन मूड, ये हमें उसकी जिंदगी में भी नजर आता है। शी इज हैप्पी एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी इज गोइंग टू यू कैन से कि वो जो है वो बिल्कुल सलन एटीट्यूड के अंदर चली गई। वो ऐसे लगेगा कि जैसे जो है वो अभी तो ये बहुत ज्यादा खुश थी लेकिन अभी जो है वो इसके एटीट्यूड के अंदर जो है वो ये तब्दीली आ चुकी है। तो ये दोनों चीजें जो है वो हमें सिल्विया प्लाथ के रवैये में दिखाई देती हैं और सिल्विया प्लाथ इसी वजह से हम मतलब इसके रवैये को जब भी मतलब जो है वो एंटिसिपेट करते हैं, we always say कि joy is positive, despairing negative। तो ये जो एटीट्यूड है वो हमें प्लाथ के अंदर नजर आता है कि ये जो जब भी हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसका रवैया किस तरह से मतलब जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम विद नो टाइम जो है वो तब्दील होता हुआ दिखाई देता है। इसमें दो इलेक्ट्रिक करंट्स जो हैं वो मौजूद रही हैं। मतलब जो क्रिटिक्स कहते हैं कि और वो खुद भी कहती है कि अगर इसके हवाले से अगर एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता दूं कि ये आप नोट कर लें, बेशक लिख लें कि इट इज एज इफ माय लाइफ वर मैजिकली रन बाय two electric currents। My life, it is as if my life were magically run by two electric currents, joyous positive,
despairing negative। ये प्लाथ का अपनी जिंदगी के हवाले से ये खुद का मतलब एक जो था मतलब ये कहना था। और आगे 2 डैश, whichever is running at the moment dominates my life, floods it। ये सिल्विया प्लाथ की अपनी स्टेटमेंट है कि जो लम्हा जिस वक्त मुझ पे तारी होता है, अगर वो जॉयस पॉजिटिव है तो फिर जो फ्लो होगा, जो मैं लिख रही होंगी, जो मेरा मतलब जो है वो जो मैं बात कर रही होंगी, वो बिल्कुल पॉजिटिव एंड हैप्पी मूड के साथ चल रही है। Whereas अगर डिस्पेयरिंग नेगेटिव आ गया तो फिर आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त जो अप्रोच सामने आएगी वो बिल्कुल मतलब वैसी अप्रोच होगी कि जिसमें वो कैटेगोरिकली जो है वो हर चीज को डिनाई कर देगी। और इसमें काफी हद तक जो वजह नजर आती है उसके अंदर ये डिप्रेशन की, वो ओटो प्लाथ की अनटाइम डेथ है। जो उसका बाप ओटो प्लाथ जो था वो उसकी अनटाइम डेथ, और ओरिया प्लाथ की जो इंगेजमेंट थी मतलब फैमिली की लुक आफ्टर के लिए जो उसकी मसरूफियत थी, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी। और प्लाथ के अंदर ये एटीट्यूड मौजूद था। इवन दो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 1953 में सिल्विया प्लाथ ने पहली मर्तबा सुसाइड करने की कोशिश की जब उसने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्लीपिंग पिल्स जो है वो खाए, लेकिन ये बच गई और बाद में उसको शॉक थेरेपी दी जाती थी। अब शॉक थेरेपी का जो असल पर्पस है वो यही था ताकि इसकी जिंदगी के अंदर ये जो ट्रबल चल रही है ये मतलब जब उसको इससे बाहर निकाला जा सके। सो प्लाथ की जो स्टेटमेंट मैंने आपके साथ सिल्विया प्लाथ की जो मैंने शेयर की है वो इसके दोनों मूड्स को क्लियरली जाहिर कर रही है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बीइंग शी वाज, कि वो और यही दो मूड जो हैं वो ओवरपावर्ड दिखाई देते हैं in her poetry as well. So sometimes happy and sometimes sad, sometimes wanted to live and sometimes die। ये असल में इसका मूड था, thus causing confusion even in the minds of the readers। तो हम जब उसकी पोइट्री के अंदर ये जो दो मूड्स के अंदर जो वेरिएशन है हम खुद भी जब उसको कैरी करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग भी एक तरह से एक विवर्डनेस में चले जाते हैं कि हम लोग मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि which mood is you can say she is you can say कि वो किस मूड के अंदर जो अपने थॉट्स को हमारे साथ एक्सप्रेस कर रही है। जी। Her verses, though quite refined as far as technique was concerned, were quite ironic in their implications. Quite refined in her, you can say, verses। और जहां तक टेक्निक की बात है ये ironic है। क्यों ironic है? बिकॉज कि उसकी अपनी लाइफ जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं, इट वाज utterly dissatisfied life and she deals with the things quite ironically। वो ironically चीजों को देखती है in their implications। तो जहां तक जो है उसकी वर्सेस का ताल्लुक है वो हमें बहुत ज्यादा रिफाइंड नजर आती है। टेक्निक का जहां तक ताल्लुक है वो ironic नजर आती है just because of his her attitude। जी। Her life was run by two inclinations of life, joyous positive and despairing negative। ये उसकी जिंदगी है कि दो इंक्लिनेशंस जिसका तस्करा मैं आपके साथ कर चुका हूं कि जॉयस पॉजिटिव एंड डिस्पेयरिंग नेगेटिव। जिस मूड में इसका मतलब वो जो मूड इसके ऊपर तारी होगा वही इसको अपने साथ बहा ले जा रहा है। अगर पॉजिटिव है तो जो जितना भी सारा मूड है जो पोइट्री के अंदर जो बात हुई होगी दैट वुड बी एंटायरली पॉजिटिव। और अगर डिस्पेयरिंग नेगेटिव अगर तारी हुआ है तो आप देखेंगे कि she will feel you can say sense of self insecurity,
जो है वो पूरी तरह से इसके ऊपर ओवरपावर्ड जी। Her poems were mostly based on self-analysis, self-criticism, self-praise, and even self-hatred, thus having a deep psychological touch in it. और दैट्स व्हाई जब भी हम सिल्विया प्लाथ की लाइफ को मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, सिल्विया प्लाथ को हम जब भी हम डू करते हैं तो हम ये बात भी बिल्कुल देखते हैं कि ये मतलब मोर और लेस अपनी पोइट्री के अंदर ये सेल्फ एनालिसिस ही करती है। अब सेल्फ एनालिसिस जो है उसमें हम अंदाजा कर सकते हैं कि उसमें वो अपनी जात के हवाले से जो उसके एप्रीहेंशंस हैं, जो उसके फियर्स हैं, वो उनको कैटेगोरिकली जो है वो डिस्कस करती है। सेल्फ क्रिटिसिज्म पर है, सेल्फ प्रेज पर है और इवन सेल्फ हेट्रेड पर इसकी पोइट्री जो है। That's why we do observe there is some sort of deep psychological touch in it. तो फिर उसमें क्या नजर आता है? Deep psychological touch. जी। She was a poetess who was always surrounded by doubts, apprehensions, fears, anxiety, thus propagating a complex and allegorical sort of poetry. तो इसकी पोइट्री जो है वो allegorical है, complex है, just because of her doubts, apprehensions, fears and anxiety. तो इसकी वजह से हम लोग भी ये देखते हैं कि किस तरह से वो apprehensive नजर आती है, किस तरह से उसके जो fears हैं वो डोमिनेट करते हैं उसकी पोइट्री के अंदर, और जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो किस तरह से हमें जो है उसकी पोइट्री में नजर आती है कि वो कैसे हमारे सामने बिहेव करती हुई दिखाई देती है। तो ये वो चीजें हैं जो बहरहाल मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन आवर पोइट्री, और हम इनको इन फैक्टर्स को किसी भी शक्ल में जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई कि अलैग्रिकल मतलब आप उसकी इंप्लाइड मीनिंग निकाल सकते हैं, इंप्लाइड इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, और ये तो बात मैं बार बार आपको जब भी मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाता हूँ, मैं जब भी मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर मैंने आपसे बात की है, आई कैटेगोरिकली स्टेटेड कि जो मॉडर्न लिटरेचर है अगर वो सिंबॉलिक नहीं है, अगर वो एलेग्रिकल नहीं है, अगर वो पैराबल नहीं है, अगर वो फेबल नहीं है, तो फिर वो मॉडर्न लिटरेचर की नहीं है। और यहाँ पर भी चूंकि इसका ताल्लुक मॉडर्न एरा के साथ है, that's why we do observe this you can say this particular feature of modernity in her poetry as well. जी। Her use of symbols, images, and even metaphors is also quite intricate and highly suggestive. हाँ, तो सिंबल्स जो हैं, जो इमेजेस हैं, ये सिंबल्स और इमेजरी जो इस्तेमाल करती है, मतलब फ्यूरियस इमेजरी, एरियल जो इसकी पॉइंट हमारे कोर्स में भी मौजूद है, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, वहां पर भी हम ऑब्जर्व करते हैं जो इमेजरी है, जो सिंबल्स हैं, जो मेटाफर हैं, वो बहुत ज्यादा इंट्रिकेट कॉम्प्लेक्स हैं। मतलब वहां पे पर्सनल सिंबल्स जो हैं वो इसने इस्तेमाल किए हैं, और we can you can say interpret those symbols in multiple you can say मतलब जो है वो उसके ऊपर डायमेंशंस के ऊपर जो है वो उनके हवाले से जो है वो बात की जा सकती है। जी। Sylvia Plath also appears to be a paradoxical character on the pages of her verses, thus showing a तो clear ये disintegration. पैराडॉक्सिकल कैरेक्टर है, और उसकी पैराडॉक्सिकल नेचर जो है वो मैंने आपको इसी वजह से आपके साथ शेयर कर दी on the pages of her verses, thus showing a clear disintegration in her concept and thoughts. तो एक तरह से उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो थॉट्स हैं वो इंटीग्रेटेड नजर नहीं आते। पैराडॉक्सिकल कैरेक्टर के मतलब चूंकि मूड है ना, तो मूड आपका जॉयस पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लो पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो इन रिजल्ट वो आपको नेगेटिविटी जो है वो नजर आएगी। दैट्स व्हाई शी इज हाईली सब्जेक्टिव। The person who is subjective, he is basically writing about you can say her own experiences, और वो अपनी जात के हवाले से मतलब जो है वो लिखता है, वो उसकी पर्सनल पसंद और नापसंद उसमें शामिल होती है। That's why we do find that subjectivity is one of the important element in her poetry. जी। He got married with the great English poet Gethoff in 1956, but it broke in 1962. इसके जो ताल्लुकात डेवलप हुए कि आफ्टर हर कॉलेज लाइफ ये इसका कनेक्शन जो हार्वर्ड एंड ड्यूस के साथ जुड़ा,
और ये इसके मतलब टेड ह्यूज जो है वो उस्ताद भी रहा। क्यों? क्योंकि सिल्विया प्लाथ जो है वो इससे पोइट्री सीखने जाया करती थी, यानी कि जो ये पोइट्री इब्तदाई एज में लिख रही थी उसकी करेक्शन के लिए टेड ह्यूज के साथ इसका राब्ता हुआ। और लेटर स्टेज पर मतलब जो है वो टेड ह्यूज और इसके दरमियान जो है वो अफेयर डेवलप होता है और दैट टर्न इनटू यू कैन से मैरिज। ये दोनों जो हैं वो एक कपल की हैसियत जो है वो प्यार कर लेते हैं 1956 के अंदर। लेकिन ये रिश्ता जो है वो 1962 में मतलब जो है वो बिखर जाता है। टेड ह्यूज और सिल्विया के 2 बच्चे रहे, एक फ्रेडा और दूसरा निकोलस। अब ये 2 बच्चों की पैदाइश के बाद जो है वो जो है वो इसके और टेड ह्यूज के ताल्लुकात, और इसमें एक वजह ये भी कही जाती है कि सिल्विया प्लाथ जो थी वो एप्रीहेंसिव थी कि टेड ह्यूज जो है वो दीगर औरतों के साथ ताल्लुकात रखता है, कि वो उसके साथ फेथफुल नहीं है बल्कि वो फेथलेस है, हैविंग अफेयर एंड वाज नॉट सिंसियर टू हर। तो इस तरह से इनकी मैरिज स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है। दैट्स व्हाई एट द लेटर स्टेज जो खास तौर पर जो फेमिनिस्ट हैं और जो फेमिनिस्ट जो मूवमेंट के फॉलोअर्स हैं, दे partially or somehow more responsible जो है वो टेड ह्यूज को कंसिडर करते हैं कि वो अपनी बीवी की मौत की वजह बना। यही वजह है कि उसका जो एटीट्यूड है खास तौर पर मर्दाना लाइफ के हवाले से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, और वो समझती थी कि मर्द जो है वो बेवफा होते हैं, और इस एक बेवफाई का जो तस्करा है वो अपने बाप के साथ भी जो है वो एट्रीब्यूट करती है, उसको जोड़ती है, क्योंकि बाप भी मतलब जो था जिससे इसको बेतहाशा मोहब्बत थी वो जो है वो अपनी जिंदगी को महफूज नहीं रख पाया। और दूसरे नंबर पर जिस दूसरे मर्द के साथ ये बात में अटैच हुई वो इसका हस्बैंड टेड ह्यूज था, एंड ही कुड नॉट आल्सो बिकम कमिटेड टुवर्ड्स हर, कि ये भी मतलब उसकी तरफ कमिटेड हमें नजर नहीं आता। सो मैरिज जो है वो यहाँ पर स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है, which is both feared and stultifying to her creativity। जो उसकी मतलब क्रिएटिविटी थी और उस दौर के अंदर जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में इसका जो लिखने का अंदाज था वो काफी हद तक मैच्योर हो चुका था, ये मैच्योर पोएटस के तौर पर सामने आ चुकी थी। एंड डिजायर फॉर सेक्सुअल एंड इमोशनल इंटीग्रेसी इज आल्सो अ टॉपिक ऑफ हर पोएट्री। ये भी मतलब उसकी पोएट्री का एक आम हिस्सा है कि सेक्सुअल डिजायर, इमोशनल इंटीग्रेसी जो है ये भी वो जो है वो अपनी पोएट्री के अंदर एंगेज करती है। तो वी डू ऑब्जर्व कि यहाँ पर मतलब जो प्लाथ की लाइफ है वो किस तरह से डिस्टॉर्टेड रही और उसको अपनी जिंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये वो तमाम चीजें जो मैं इन पॉइंट्स के अंदर मैंने आप लोगों के साथ इस सेशन में अभी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं